हेलो बच्चों, तो मैथ का मैराथन में हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे और चैप्टर नंबर 4 में हमारा है ना क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 4 में है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण को हम लोग देखेंगे। तो द्विघात समीकरण में ये मुख्य रूप से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है द्विघात समीकरण का परिचय है, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। तो यदि आप गुणनखंड विधि से मूल निकालना नहीं जानते हैं तो बिल्कुल पूरी वीडियोज में बने रहे। फिर हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या प्रकृति है ना, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे और फॉर्मूला के माध्यम से, फॉर्मूला के सहायता से हम लोग द्विघात समीकरण का डायरेक्ट है ना मूल को निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो पहला है द्विघात समीकरण का परिचय। द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, है ना। चर संख्या का अधिकतम घात यदि 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक समीकरण बोलते हैं। उसी तरह यदि है ना कोई भी हमारे पास समीकरण है और समीकरण का चर संख्या का अधिकतम घात यदि 2 हो, कितना हो, अधिकतम घात यदि 2 हो तो हम लोग उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे उसको, द्विघात समीकरण। तो याद रखना है कि यदि चर संख्या का अधिकतम घात 2 है किसी भी समीकरण में तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल में x² प्लस 2x प्लस 3, है ना। इस समीकरण को हम लोग गौर से देखें, यदि इस समीकरण को हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 3 है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x हमारा चर संख्या है और चर संख्या का जो अधिकतम घात है, चर संख्या का अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 2 है ना। अधिकतम घात 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये किस प्रकार का समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यदि आपको है ना कोई समीकरण दिया हुआ रहे और यदि आपको पूछे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है तो सीधा आपको है ना क्या करना है, चर संख्या का अधिकतम घात देखना है। चर संख्या का अधिकतम घात यदि 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद रखना है ना, इस प्रकार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले तो हल करना पड़ता है। हल करने के बाद है ना चेक करना पड़ता है कि अधिकतम घात क्या है चर संख्या का। यदि चर संख्या का अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा और यदि चर संख्या का अधिकतम घात 2 नहीं है ना, 2 से कम है या 2 से अधिक है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। तो याद रखना है जो चर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का चर संख्या का अधिकतम घात 2 होता है। तो यदि हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म का, किसका बात करें, द्विघात समीकरण का, यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। जहां पर देख सकते हैं x हमारा चर संख्या है और x का अधिकतम घात कितना है, x का अधिकतम घात 2 है ना। जहां पर a, b और c अचर संख्या है, क्या है, अचर संख्या है। ये संख्या ज्ञात होगी, a, b, c का मान हमें पता होता है ना। x हमारा चर संख्या और चर संख्या का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद कर ले क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा जब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, है ना। तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये 3 जो है a के जगह पर है और ये जो 5 है वो b के जगह पर है और प्लस 4 जो है वो c के जगह पर है ना। तो a b c हमारा अचर संख्या होता है और x हमारा चर संख्या होता है ना, और इसका अधिकतम घात 2 होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन आपको दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए है ना, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर x गुना x माइनस 5, है ना, x माइनस 5। अब ये समीकरण है तो सबसे पहले इसको तो हम लोग हल करेंगे, सरल करेंगे। इसके बाद हम लोग
चर संख्या का अधिकतम घात को चेक करेंगे। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a के स्क्वायर a के जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। इसके बाद 2ab, तो 2 गुना a के जगह x है, b के जगह 2 है ना, प्लस b स्क्वायर, तो 2 का b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। इधर हम लोग गुना करेंगे तो इससे पहले गुना होगा तो x गुना x स्क्वायर है ना, x गुना यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस गुना माइनस, माइनस और x गुना 5 क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा है ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस है ना 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये कट जाएगा क्योंकि ये इसका दोनों का चिन्ह समान है, अलग अलग साइड ही एक तरफ लाएंगे तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या है ना, इसको एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण है ना, सरल करने के बाद हमें ये समीकरण मिला। तो इस समीकरण में हम लोग देखेंगे x का अधिकतम घात कितना है? 1 है। कितना है? अधिकतम घात 1 है। तो ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण करने के लिए है ना, या होने के लिए द्विघात समीकरण वही होगा जिसका अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात 2 होगा। तो इस प्रकार यदि प्रश्न हो तो आप लोग उसको हल कीजिए, हल करने के बाद चर संख्या का अधिकतम घात चेक कीजिए, यदि 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। ओके, तो अगला है ना, तो ये मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है ना कि द्विघात समीकरण किसको हम लोग बोलते हैं, और यदि एक्सप्रेशंस दिए रहे, कुछ क्वेश्चंस दिए रहे तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण का मूल को ज्ञात करना है। किस प्रकार से है ना, या किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात समीकरण का मूल को हम लोग ज्ञात करेंगे। मूल को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूल का क्या मतलब है, समझने का कोशिश करते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल का क्या मतलब होता है। तो एक द्विघात समीकरण लेते हैं है ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मूल का मतलब होता है कि इस समीकरण में x का क्या मान होगा, x का मान क्या होगा जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, है ना। इसका मतलब x का क्या मान हो जाए कि ये समीकरण या ये बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना, तब ना ये शून्य आएगा। RHS में तो हमारा शून्य पहले से है, तो x का क्या मान होगा कि LHS का मान 0 हो जाए, है ना। वही x का मान को हम लोग मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे, या दूसरे भाषा में हम लोग शून्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं। तो है ना, तो x का क्या मान होगा कि ये समीकरण, ये बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का मूल। अब द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। याद रखना है, कितना मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, है ना। अधिकतम घात यहाँ पर कितना है? चर संख्या का अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण का मूल भी 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, है ना, द्विघात समीकरण के मूल को, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है? हमारा द्विघात समीकरण है। इसका मूल को ज्ञात करना है कैसे? गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ तो 3 ही पद है, तो सबसे पहले है ना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो मध्य पद होता है उसका विभाजन 2 है ना पद में हम लोग करते हैं। कितने पद में करते हैं? 2 पद में करते हैं। तो हमारे टोटल 4 पद हो जाएगा, तो गुणनखंड करने में इजी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्या तरीका है, कैसे हम लोग इस बीच वाले पद को 2 अलग अलग पद में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। कैसे बांटेंगे? तो उसका तरीका है, याद रखना है। पहला तरीका क्या है? हमें a और c को गुना करना है। a और c को गुना करना है, मतलब इसको गुना करना है। तो यहां से x, a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, और c के जगह क्या है ना, 6 है। तो 1 और 6 को हम लोग गुना करेंगे, 1 गुना 6 बराबर 6 ही होगा, है ना। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये समझ में आएगा, a और c को गुणा करना है,
है ना। तो a और c को हमने गुना कर दिया, तो a की जगह मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और c का मतलब अचर संख्या। तो ये दोनों को गुना करने के बाद हमारा 6 आया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, है ना, मध्य पद में हमारा b को इस प्रकार हम बांटेंगे, ध्यान देना है, b को इस प्रकार बांटना है कि जोड़ या घटाव करने पे वो b ही आएगा, है ना। और यदि वो दोनों को संख्या को हम गुना करेंगे तो ये जो हम a और c को गुना किए थे उसके बराबर आएगा। बस यही एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग, है ना, मध्य पद का विभाजन करते हैं, मध्य पद का विखंडन करते हैं। ठीक है, तो b का मतलब है यहां पर 5 है। कितना है? 5 है। b बराबर कितना है? 5 है। अब इसको इस प्रकार दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 ही आना चाहिए, और यदि गुना करेंगे तो वो 6 आना चाहिए। तो देखने से ही पता चल जाता है कि यहां पर 5 को यदि 2 और 3 में विभाज करें, है ना, 2 और 3 में बांटते हैं तो क्या होगा, दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और यदि दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब पता चल गया कि 5 को हमें 2 और 5 में बांटना है ना, 2 और 5 में बांटना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x, एक 2 में बटेगा और एक है तुम्हारा +3, है ना। तो +3 में हम लोग +3x +6, है ना। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं मध्य पद को हम लोग ने विभाजन कर दिया है दो अलग अलग पद में, है ना, दो अलग अलग पद में विभाजन कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, बराबर 0। RHS में 0 है, तो गुणनखंड का मतलब ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन। गुणनखंड का मतलब कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है, मतलब 2 बार x गुना हुआ है, यहाँ 1 बार x है, तो x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1x बचेगा, है ना, यहाँ पर 1x को हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ये दोनों में कॉमन क्या दिखता है, तो 3 कॉमन दिख रहा है, +3, है ना। 3 कॉमन लेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, है ना, प्लस यदि यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा x गुना x + 2 प्लस 3 गुना x + 2। ओके, अब यहाँ पर 2 पद बन गया, पहले 4 पद था, 4 पद से अब 2 पद हो गया। फिर ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी x + 2 दिख रहा है, यहाँ भी x + 2 दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन लेने के बाद, है ना, यहाँ क्या बचेगा, हमारा x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ पर ये पद और ये पद को यदि गुना करते हैं तो 0 होगा। इसका मतलब है ये दोनों में से कोई एक संख्या 0 है, या तो x + 2 बराबर 0 होगा तभी ये गुना करने पे 0 आया है, या फिर x + 3 बराबर 0 होगा तो ही ये 0 आया है। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? -2, और यहां से x का मान निकलेगा -3। तो हम लोग बोल सकते हैं x का मूल 2 मूल निकला, एक -2 और एक -3। तो x बराबर, है ना, x का मतलब मूल हो गया, एक -2 होगा और एक -3। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण जो है इसका 2 मूल है, और एक है -2, एक है -3, है ना। -2 और -3 को यदि हम लोग रखेंगे तो ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा, है ना। और गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल को निकालते हैं, है ना। तो ये याद रखना है ना, पहला को a और c को गुना करना है ना, और b का मतलब है कि बीच वाला पद को इस प्रकार बांटना है कि यदि वो दोनों संख्या को, है ना, दोनों संख्या को गुना करेंगे तो b के बराबर आएगा नहीं, है ना। दोनों संख्या को गुना करेंगे तो a गुना c के बराबर आएगा, और दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो वो b के बराबर आएगा। यही रूल और ट्रिक अपनाना है मध्य पद को विभाजन के लिए, मध्य पद को बांटने के लिए, और फिर इसके बाद हमें हल करते जाना है ना, तो हमारा मूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, द्विघात समीकरण का हल। तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड करके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, या कोई भी चर संख्या का मान निकाल सकते हैं, है ना। अगला है हमारा द्विघात समीकरण की मूल की प्रकृति, है ना। तो द्विघात समीकरण का मूल का क्या प्रकृति होगा, क्या कोई भी द्विघात समीकरण का मूल
ज्ञात होगा या नहीं ज्ञात होगा, निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, ये हम लोग है ना द्विघात समीकरण के जो गुणांक है उसको देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। तो उसके लिए एक कंडीशन आता है, उस कंडीशन का हम लोग देखेंगे। और वो क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग देख सकते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है ना। तो अब यहाँ पर a b c ये अचर संख्या है और ये गुणांक है ना, x के गुणांक है a और b, और c अचर संख्या है। तो ये गुणांक और अचर संख्या से ही हम प्रकृति का पता लगा सकते हैं, मूल का प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि इसका मूल निकलेगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग पहले विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट है ना, डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग शॉर्ट में डी से भी दर्शाते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालते हैं b² माइनस 4ac, जहां पर b हमारा ये b है, a और c हमारा ये x² का गुणांक और अचर संख्या है। ये विविक्त कर के माध्यम से हम लोग मूल का प्रकृति को जान सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनांट के माध्यम से द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति को हम लोग जान सकते हैं। तो याद रखना है ना। तो मूल हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ये एक फॉर्मूला है जिसका प्रयोग करके हम लोग है ना मूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो x का कितना मूल निकलेगा? 2 मूल निकलेगा। x का मतलब 2 मान निकलेगा, द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये b² माइनस 4ac रूट के अंदर है। किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो इसी के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं है ना, या जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति कैसा होगा। तो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है ना, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो, है ना, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव संख्या हो। क्या हो? नेगेटिव संख्या है। तो क्या होगा? तो यदि नेगेटिव संख्या है तो हम जानते हैं b² माइनस 4ac का मान यदि नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या होगा, यहां पर नेगेटिव का रूट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये b² माइनस 4ac रूट के अंदर है, तो उसका तो रूट निकलेगा नहीं, तो कोई भी मूल नहीं निकलेगा। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो, तो कोई मूल नहीं होगा। याद रखना है, कोई भी मूल नहीं होगा, है ना, कोई भी मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल ही नहीं निकलेगा। दूसरा कंडीशन है ना, इसी के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं यदि है ना b² माइनस 4ac बराबर 0, यदि ये 0 हो जाए, तो यदि ये 0 हो जाए मतलब रूट वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा -b/2a। तो क्या बच जाएगा? तब जो मूल होगा, मूल का मतलब तब जो x होगा, x का मान होगा वो हो जाएगा -b/2a, है ना। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो ये तो 0 हो गया ना, तो क्या बचा? -2, और ये 2 बार हो जाएंगे। 2 बार का मतलब बराबर होंगे। तो याद रखना है, यदि b² माइनस 4ac का b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, 0 हो जाए, है ना, तो दोनों मूल बराबर होते हैं। दोनों मूल क्या होते हैं? दोनों मूल बराबर होते हैं। याद रखना है, बराबर होते हैं। ओके, तो ये दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। और दोनों मूल कितने होंगे? -b/2a होगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया है। अब अगला है, तीसरा है, यदि b² माइनस 4ac है ना बड़ा होगा 0 से, 0 से यदि बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो वो रूट के अंदर होगा। तो रूट के अंदर है तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग क्या होंगे? अलग अलग मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में लेंगे -b प्लस √b² माइनस 4ac
बटा 2a हो जाएगा। और एक बार हम लोग माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। ये मूल हो जाएंगे, है ना। तो ये याद रखना है, ये मूल का प्रकृति हम लोग जान सकते हैं कि उसका द्विघात समीकरण का मूल होगा या नहीं होगा। और इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चंस आता है k का मान क्या होगा, है ना। यदि दोनों मूल बराबर होंगे तो k का मान क्या होगा, यदि दोनों मूल बराबर होंगे। तो पता रखना है या याद रखना है कि यदि दोनों मूल बराबर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो फिर k का मान निकाल सकते हैं। चलिए जब क्वेश्चन सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम फिर इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है। खासकर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है, उसमें बोला जाता है कि k का मान ज्ञात करें। यदि दोनों मूल बराबर है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला जो है काम हमारा आता है, ये कंडीशन काम आता है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।